नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है साई यूपीएससी में। तो आज हम इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हम किसी भी चीज़ का प्लान बनाते हैं, कुछ भी सोचते हैं कि ये काम हमको करना है, तो वो क्या होता है, प्लानिंग कैसे की जाती है, इकोनॉमिक्स में प्लानिंग कैसे की जाती है, आर्थिक प्रगति हो इसके लिए कैसे सरकार प्लान करती है, ये हम आज सीखेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि ये प्लानिंग सीखने के बाद एक प्लान हम लोग भी बनाएंगे, तो उसके बारे में बाद में मैं डिस्कस करूँगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि हमें एक इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है इसके बारे में सीखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक प्लानिंग यानी अर्थव्यवस्था की जो प्लानिंग होती है, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं, आर्थिक योजना जो बनाई जाती है वो योजना कैसे बनाई जाती है, इसी के बारे में हमें समझना है और इसका इतिहास भी हम आपको बताएंगे क्या होता है। तो दरअसल बात यह है कि इकोनॉमिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये पहले प्रैक्टिकल आया, यानी कि पहले लोगों ने प्लान बनाना शुरू किया और फिर धीरे धीरे इसकी परिभाषा, इसकी थ्योरी डेवलप की गई। मतलब लिखा इसे बाद में गया और प्लानिंग हो पहले से रही थी। तो इस तरीके का कुछ इसका कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए ये एक ऐसा टॉपिक है कि जैसे समय के साथ साथ इसकी परिभाषाएं बदलती गईं। अगर परिभाषा पहले हो और प्रैक्टिकल बाद में हो तो परिभाषा एक फिक्स रहेगी कि हमने डिफाइन कर दिया इस चीज़ को। अब कोई चीज़ है उसको हम बाद में डिफाइन कर रहे हैं, वो थोड़ी सी चेंज होगी तो डेफिनीशन भी चेंज होगी। अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले हम एच.डी. डिकिंसन, जिन्होंने पहली बार इकोनॉमिक प्लानिंग की परिभाषा दी थी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर अब देख पा रहे होंगे, आर्थिक योजना की परिभाषा यह है कि मुख्य आर्थिक निर्णयों का, इसके बाद ये आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, मुख्य आर्थिक निर्णयों का आर्थिक सर्वेक्षणों के बाद लिया जाना ही आर्थिक योजना कहलाता है। और यह निर्णय राष्ट्रीय रूप से योजना बनाने के लिए सरकार द्वारा लिया जाता है। यानी कि जो हम आर्थिक निर्णय लेते हैं, जैसे कि निर्णय यहाँ पर हमने अर्थात करके बीच में निर्णय लिखे हैं कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और कौन ये उत्पादन का कार्य करेगा, ये सारे निर्णय जो लिए जाते हैं उसे ही आर्थिक योजना कहा जाता है। और ये निर्णय लेती है सरकार जब पूरे देश के लिए एक नेशनल प्लानिंग बनाई जाती है, राष्ट्रीय योजना बनाई जाती है। तो अब इसके बाद ये परिभाषा आप ये जान लीजिए कि एच.डी. डिकिंसन ने ये परिभाषा दी थी। ये परिभाषा देने का काम था एच.डी. डिकिंसन का। तो एच.डी. डिकिंसन ने ये परिभाषा दी थी। इसके बाद हमारे यहाँ की एक नेशनल प्लानिंग कमीशन 1938 में हमारे देश में बनी थी। नेशनल प्लानिंग कमीशन, जब देश यानी कि उस समय ब्रिटिश राज के ही अधीन था, तभी हमारे देश में बनाई गई थी नेशनल प्लानिंग कमीशन, एनपीसी 1938 की। इसने भी एक परिभाषा दी थी, जो परिभाषा बहुत ज़्यादा लंबी थी, इसलिए उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी परिभाषा है। उसका भी मतलब लगभग यही निकलता है कि प्लान बनाना चाहिए काम को करने के लिए, ताकि हम चीज़ों का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। प्लान बना के करेंगे काम तो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो पाएगा। अगर आपके पास प्लान नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, आप यूं ही काम किए जा रहे हैं, तो उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। आप अपने जानने के लिए ये परिभाषा एक छोटी मोटी आप जान सकते हैं। कई सारी और भी परिभाषाएं दी गई कई जगहों पर,
लेकिन आप मुख्यतः ये सबसे पहले एच.डी. डिकिंसन ने परिभाषा दी थी, उसके बाद नेशनल प्लानिंग कमीशन ने बहुत लंबी परिभाषा दी थी। भारत की नेशनल प्लानिंग कमीशन जो 1938 में बनी थी, बहुत लंबी परिभाषा दी थी, मतलब उसका भी यही निकलेगा। तो आप ये मान सकते हैं कि एक ये प्रक्रिया है जिसमें पहले हम अपना कोई गोल निर्धारित करते हैं कि हमको ये काम करना है, फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास फला फला रिसोर्स हैं, इतने हमारे पास संसाधन हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि इतने संसाधन में इस जगह पे जाना है तो हम इतने टाइम में कैसे जा सकते हैं। ये एक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आगे हम जाते हैं और आगे बढ़ते हैं और प्लानिंग के बारे में और थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। तो इतने बातों से ही आप ये जान पाएंगे कि योजना बनाना या प्लानिंग, योजना के 2-3 भाग हो सकते हैं, क्योंकि इसकी इतनी सारी परिभाषाएं क्यों आ गई। तो योजना के कुछ भाग हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा क्या क्या भाग हो सकते हैं। तो पहला भाग ये है कि योजना एक प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया क्यों है? हर जगह आप ये सवाल पूछेंगे, एक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि किसी भी राष्ट्र में जहां योजना बन रही है वहां उसकी जरूरतें समय समय के साथ बदलती रहेंगी, वहां पर रिसोर्सेज बदलते रहेंगे। जैसे हो सकता है बहुत पहले समय हमारे यहाँ ये जरूरत रही हो कि हमारे पास कृषि नहीं है, लोगों के लिए पर्याप्त खाना हो जाए। आज हमारे पास खाना पर्याप्त है, हम खाने का निर्यात भी करते हैं, तो अब हमारे पास खाना ज़्यादा पैदा करना ये एक समस्या नहीं रह गई, ये हमारी ज़रूरत नहीं रह गई। तो इसलिए अब जो हमारे यहाँ योजना बनेगी वो दूसरे टॉपिक पर बनेगी। हो सकता है कि अब हमारे यहाँ कोई दूसरी चीज़ हो, जैसे कि हमारे यहाँ की साइंस को हम और डेवलप करना चाहते हैं तो हम उसके लिए योजना बनाएं। हो सकता है कि हमारी सरकार सरकारी उद्यमों को बेचकर प्राइवेट करना चाहती हो तो उसके लिए योजना बनाए। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार की योजनाएं हम पाएंगे, समय समय के हिसाब से बनती रहती हैं। कभी योजना बनाई गई कि बहुत सारे बैंकों को एक में मिला लेना है ताकि लोग अलग अलग ब्याज ना लगा पाएं। अब हम चाहते हैं कि सारे बैंक प्राइवेट हो जाएं तो उसके लिए अलग योजना बन जाएगी। तो इसलिए एक प्रक्रिया है जो समय के साथ बदलती रहती है, क्योंकि समय के साथ हमारी जरूरतें, देश की जरूरतें बदलेंगी तो ये प्रक्रिया समय के साथ बदल जाएगी। ठीक। अब दूसरी बात हम यहां पर देखेंगे कि योजना जो भी होगी उसमें जो है सुनिश्चित लक्ष्य होने चाहिए। सुनिश्चित लक्ष्य होने चाहिए, अच्छी तरीके से निश्चित किए हुए लक्ष्य। जैसे लक्ष्य लोग बना लेते हैं लेकिन निश्चित उनका ठीक से नहीं रहता है। जैसे किसी ने कह दिया कि यार आज घूमने जाएंगे, तो आपने ये कह दिया कि हमने एक लक्ष्य बना लिया कि हमें घूमने जाना है। घूमने जाना है तो ये आपका एक वेल डिफाइंड गोल नहीं है, एक सुनिश्चित लक्ष्य नहीं है। यह लक्ष्य सुनिश्चित नहीं है कि आप ये भी इसमें डिफाइन करें कि हमें फला जगह घूमने जाना है, तो आप घूमने पक्का जा पाएंगे। लक्ष्य आप ठीक नहीं बना रहे हैं तो आपको नुकसान होगा। आपने डिफाइन कर दिया, अपना लक्ष्य बना लिया कि हमें बड़े होकर कुछ करना है, हमें बड़े होकर सरकारी नौकरी करनी है, तो आपको नौकरी करनी है लेकिन आपने उसमें सुनिश्चित नहीं किया अपने लक्ष्य को। आपने ये नहीं कहा कि हमें ये नौकरी करनी है, तो आपका उसमें क्या है, डिफाइंड नहीं है। तो आपके गोल तक पहुंचने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि फिर आपके पास कई सारे रास्ते खुले हुए हैं। अभी जब व्यक्ति के पास एक ही रास्ता होता है तो उसके पास सिर्फ एक ही काम बचता है, चलना। अभी आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं कि हमें घूमने जाना है, तो हो सकता है हम फला पार्क में चले जाएं, हो सकता है चिड़ियाघर में घूमने चले जाएं, हो सकता है लखनऊ में घूमने चले जाएं, हो सकता है चंडीगढ़ में घूमने चले जाएं, हो सकता है लंदन में घूमने चले जाएं। हमारे पास तो बहुत सारे रास्ते हैं। तो फिर हमें अब पता ही नहीं है किस पे चलना है, तो हम सोचते रहेंगे, हम चलेंगे ही नहीं। लेकिन हमने अगर डिसाइड कर लिया कि हमें चिड़ियाघर घूमने जाना है, हमें लखनऊ के चिड़ियाघर घूमने जाना है, तो आपके पास अब दूसरा काम आ गया कि भाई किस साधन से जाना है, ये डिसाइड करिए। वो भी आपने डिसाइड कर लिया कि हम ये सुनिश्चित की हम आपको डेफिनेशन बता रहे हैं
कि किसी व्यक्ति ने ये कह दिया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति लखनऊ में ही रहता है, उसने कह दिया कि लखनऊ के चिड़ियाघर को हमको देखने जाना है और हम पैदल जाएंगे और सुबह 9 बजे निकलेंगे और हम 12 बजे वहां पर पहुंचेंगे। तो उसका बिल्कुल वेल डिफाइंड गोल है, उसको बस चलना चलना रह जाएगा। तो इस तरीके से एक मुख्य बात है कि आप योजना जो बनाएं उसमें एक सुनिश्चित लक्ष्य रखें। अब इस सुनिश्चित लक्ष्य से क्या फायदा क्या होता है, क्यों रखा जाता है सरकार के केस में? क्योंकि जो सरकार अपनी उसके पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है कि डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है एब्सोल्यूट या निरंकुश। ऐसा समझिए कि उसके पास एक पावर है कि अपने मन से जो चाहे वो कर सकती है। तो वो क्या कर रही है इसे सत्यापित करता है एक सुनिश्चित लक्ष्य। उसने लक्ष्य बनाया कि हमें ये करना है, तो उसके लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। तो सरकार जो कदम उठा रही है उसे हम मान सकते हैं कि हाँ, चूंकि ये लक्ष्य बनाया है तो इसलिए ये काम कर रही है, ठीक है। एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे एक मान लीजिए एक स्टेट है, एक जगह है ए, एक जगह बी है, एक स्टेट में 2 शहर हैं, उसके बीच में ऐसे खेत हैं, लोगों के खेत बने हुए हैं, खेत लगे हुए हैं, ठीक। अब सरकार ने पहले से निर्णय ले रखा है कि हम ए से बी के बीच में एक सड़क बनाएंगे, ठीक। ए से बी के बीच में सरकार एक सड़क बनाना चाहती है और सबसे कम दूरी की सड़क बनाएंगे ताकि जल्दी से ए से बी तक लोग जा सकें। तो कौन सी सड़क बनाएगी? इन खेतों के ऊपर से वो सड़क बना देगी। इन लोगों को मुआवजा दे देगी खेत के बदले। तो अब आप ये नहीं कह सकते सरकार को कि सरकार तो जो है वो तानाशाही कर रही है। तानाशाही कर रही है ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि ए से बी के बीच में सड़क सरकार को बनानी है। उसने पहले से ही निर्णय ले रखा था कि हम कम से कम दूरी वाली एक सड़क बनाएंगे ए से बी के बीच में, क्योंकि ए से बी के बीच में कोई सड़क है नहीं। तो आपका खेत पड़ रहा है तो आपको मुआवजा देके सड़क बना देगी और आपको इस बात को मानना पड़ेगा। और इससे यह पता चलेगा कि सरकार तानाशाही नहीं कर रही है, उसने पहले से सभी लोगों के साथ समीक्षा करके बातचीत करके एक योजना बनाई थी जिसमें एक सुनिश्चित लक्ष्य रखा था और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई काम कर रही है। तो इससे सरकार के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते। अब एक उदाहरण मैं देता हूं भारत का, कि भारत में बुलेट ट्रेन बननी थी जिसका प्रोजेक्ट अभी भारत में पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि लैंड नहीं क्लियर हो पा रही है। लैंड क्लियर होने में क्या दिक्कत है कि बीच में बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, जहां से जहां तक सड़क बननी थी वहां झुग्गी झोपड़ी वाले बहुत सारे हैं। तो उन्होंने कोर्ट में मुकदमा कर दिया कि ये साइड से जो है बुलेट ट्रेन बना लें। साइड से भी बन सकती है बुलेट ट्रेन, क्योंकि सरकार ने पहले से सुनिश्चित नहीं किया था इस बात को कि हम यहीं से बनाएंगे। अगर पहले से विचार करके सुनिश्चित कर रखा होता तो वहां पर आपत्ति की बात नहीं हो पाती। यही चीजें ध्यान देने की बात है। योजना में एक आपका सुनिश्चित लक्ष्य बहुत जरूरी होना चाहिए। तो 2 बातें आप समझ गए। एक ये प्रक्रिया है, जरूरत बदलती रहेगी तो योजना का तुकताल सब बदलता रहेगा। दूसरी बात, इसमें एक सुनिश्चित लक्ष्य होना चाहिए। तीसरी बात यह हुई कि इसमें जो हमारे पास संसाधन है उनका अधिकतम उपयोग करेंगे। ठीक है, संसाधन का अधिकतम उपयोग करेंगे। तो अधिकतम उपयोग में क्या है? अधिकतम उपयोग में एक दिक्कत यह है कि मान लीजिए संसाधन का हम अधिकतम उपयोग करने लगे और इससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो 1987 में
इस बात पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर मैं कई बार इसको मैं बता भी चुका हूं। 1987 में एक कॉन्सेप्ट आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ये था कि हम पर्यावरण के संरक्षण के साथ विकास करेंगे, पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए। यानी हम इतना ही पर्यावरण का दोहन करेंगे कि धरती की बिल्कुल स्थिति खराब ना हो जाए। संरक्षण के साथ, पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास। तो पर्यावरण संरक्षण के साथ यदि आप विकास कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि जो है स्थिति उतनी खराब नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि एक मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं कि मान लीजिए आपने सोचा कि हम रोड बिछाएंगे, सड़क निर्माण की योजना एक लाए, ठीक। लेकिन अगर आप सड़क निर्माण की योजना में थोड़ा सा आपने ये रखेंगे कि सड़क निर्माण तो हम करेंगे, वो तो ठीक बात है, लेकिन सड़क निर्माण हम जो है इस तरीके से करेंगे कि उसमें हमको ज़्यादा पेड़ ना काटने लगे। तो कुछ हमने उन एरियाज को चुन लिया जहाँ पेड़ काटने पड़ रहे हैं, और कुछ उन एरियाज को चुन लिया जहाँ पेड़ नहीं काटने पड़ रहे हैं, और बाकी एरियाज पे हमने ये सोच लिया कि बाकी और जगहों पर हम पेड़ लगा देंगे ज़्यादा। फिर जब वो पेड़ बड़े हो जाएंगे तब बाकी जगह हम सड़क बना देंगे। तो इससे क्या हुआ, पर्यावरण भी हमने बचा लिया और विकास भी कर लिया। तो इस जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया तो अधिकतम यानी मैक्सिमम के जगह हो गया शब्द बदल के ऑप्टिमम यूज। ऑप्टिमम यूज, तो इस मैक्सिमम को चेंज करके ऑप्टिमम कर दिया गया। ऑप्टिमम एक आपका टास्क है, इसकी आप हिंदी सर्च करें। ऑप्टिमम यूज क्या होता है, ठीक है। तो ये जो बात आपको ध्यान देनी है। अब इसके बाद थोड़ा सा हिंदी में जो है मिस्टेक की बहुत गुंजाइश रहती है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर कहीं कोई वर्ड मिस्टेक अगर लिख जाए तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि जल्दीबाजी में कभी कभी वर्ड छूट जाते हैं, जैसे कि मात्राएं वगैरह, तो उस पर आप ध्यान ज़्यादा ना दें। तो एक चीज हो गया संसाधनों का अधिकतम उपयोग। तो संसाधन दो तरीके के हो सकते हैं। संसाधन दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो जो आपके देश में है, मतलब स्वदेशी संसाधन, और दूसरे हैं विदेशी संसाधन। तो हम किन संसाधनों का यूज करेंगे? साधारण सी बात है कि हम स्वदेशी जो हमारे देश के संसाधन है उनका उपयोग करेंगे। लेकिन अगर संभव है तो हम विदेशी संसाधनों का भी उपयोग करते हैं। जैसे कि जब हमारे देश में, थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर उठाएंगे, जब हमारे देश में नेहरू जी ने, पंडित JL नेहरू जी ने जब हमारे देश में इंडस्ट्रीज लगाई थी बहुत सारी, तो उन्होंने उसमें जो लोहा इस्तेमाल किया था वो जर्मनी का इस्तेमाल किया था। साथ ही साथ टेक्नीशियंस या जो वहाँ के इंजीनियर्स आते थे वो भी जर्मनी के ही आते थे काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी किसी को पता नहीं थी। तो यानी कि विदेशी का भी अगर संभव हो तो हम यूज करते हैं, अगर संभव हो तो इस तरीके से दोनों ही संसाधनों का हम उपयोग करने का पूरा हम प्रयास करेंगे। ठीक है,
तो ये बात आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी कि योजना का जो है मेन कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, तो अब आगे की बात अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें योजना बनती ही बनती है। एक मैं उदाहरण आपको दूंगा। ठीक है, सबके लिए योजना अलग अलग होती है, लेकिन उससे गोल एक ही आप अचीव करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक कॉलेज है, वहाँ पर 9 बजे क्लास शुरू होती हैं, तो सारे बच्चों को 9 बजे कॉलेज में पहुँचना है। अब कुछ बच्चे हो सकता है बहुत दूर रहते हैं, कुछ बच्चे पास में रहते हैं, कुछ बच्चे साइकिल से आते हैं, कुछ बच्चे पीजी में रहते हैं, खाना बना के आते हैं, कुछ कॉलेज की कैंटीन में खाना खाते हैं। तो सबका अपना अपना प्लान है कि हम इस तरीके से मैनेज करेंगे और जाएंगे कॉलेज। ठीक है, लेकिन क्या है कि सभी लोग उस टाइम पर यानी 9 बजे प्लानिंग करेंगे तो स्कूल में या कॉलेज में पहुंच जाएंगे। मतलब प्लानिंग का फायदा क्या है कि हम गोल अपना अचीव कर ले जाएंगे। प्लानिंग सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाएंगे, ये फायदा इसका होता है, इसलिए हम प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग और भी जगहों पर जैसे होती है उसका कुछ उदाहरण देंगे, योजनाओं के उदाहरण। तो क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? पहला एक उदाहरण जैसे फैमिली प्लानिंग आपने सुना होगा। एक फैमिली प्लानिंग होती है जिसमें हम प्लान करते हैं कि हमारे फैमिली की साइज कितनी होगी। दूसरी चीज, उसी हिसाब से हमारे पास कितने रिसोर्स हैं। तो हम किस तरीके से फैमिली के सभी मेंबर्स में, मान लीजिए एक परिवार में परिवार के लोगों ने मिलकर 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 प्लान किया कि जो है हम अपने परिवार के मान लीजिए कि 4 सदस्य हैं या 6 सदस्य हैं या 10 सदस्य हैं, तो उनमें कैसे अपने रिसोर्सेज को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसको कहते हैं हम फैमिली प्लानिंग। इसके बाद दूसरा एक आपने उदाहरण सुना होगा कि टाउन प्लानिंग या अर्बन प्लानिंग। जैसे कि शहरी परियोजना इसको कहते हैं, या नगर परियोजना। नगर परियोजनाओं के बारे में आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है कि शहर में सफाई कैसे होगी, हमारे कोई भी काम होगा तो कैसे होगा, इसके बारे में हम उसमें डिस्कशन करते हैं। इस बात को आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि शहर में किस तरीके से नगर में हमारे सफाई होगी, किस तरीके से हम पेड़ लगाएंगे, किस तरीके से हम यहाँ पर रहने के लिए लोगों के रहने के लिए घर बनाएंगे, रोडें किस तरीके से हम डेवलप करेंगे, आदि आदि सारी चीज़ों की जो प्लानिंग होती है वो अर्बन प्लानिंग कहा जाता है, टाउन प्लानिंग कहा जाता है, या नगर परियोजना। नगर परियोजनाएं होती हैं बहुत सारी, उनके बारे में आपने सुना होगा। इसी तरीके से जो भारत सरकार है हमारी, ठीक है, वो उसको जो कर मिलता है, अब देखिए तीसरी, भारत सरकार को जो कर मिलता है, कर मिला यानी टैक्स मिला, प्लस इसका व्यय, व्यय भी है। भारत सरकार का व्यय कहाँ है? जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको सैलरी देनी है, ठीक है, प्लस कहीं रोड बिछानी हुई, वेलफेयर का काम करना हुआ, आदि इत्यादि कामों में ये व्यय होगा। तो कर कितना मिला और कहाँ किस तरीके से कितना व्यय करना है, इसे कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। इसे फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। जिसे आपने सुना होगा कि बजट भी कहते हैं। बजट क्या होता है? हर साल निकाला जाता है। हर साल हमारे यहाँ लगभग फरवरी मार्च के टाइम पर बजट निकाला जाता है। तो बजट हमारे देश में
1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के टाइम पर जो है बजट उतने समय के लिए निकालते हैं। तो उसमें ये बताते हैं कि हमारे पास टैक्स कलेक्ट होके आया, या हम उम्मीद कर रहे हैं इतना टैक्स कलेक्ट होके आएगा, तो इसमें में से इतना पैसा हम रेलवे पर खर्च कर देंगे, इतना पैसा हम रोड बनाने पर खर्च कर देंगे, इतना पैसा हम पुलिस प्रशासन पर खर्च कर देंगे, इतना बच्चों की पढ़ाई पर, इतना स्वास्थ्य पर, इतना डॉक्टरों पर, ये वो सारी चीज़ें, तो उसे बजट कहा जाता है। इसमें भी सरकार प्लानिंग करती है। तो बजट निकालने का काम हमारे यहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उनका काम होता है। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट काफ़ी कुछ हद तक समझ में आ गया होगा कि प्लानिंग क्या होती है, और प्लानिंग का मैंने उदाहरण भी दे दिया है। तो आपको ये प्लानिंग के बारे में सारी चीज़ें अब डिटेल में समझ में आ गई होंगी। तो अब इसके बाद अगले टॉपिक पर हम मूव करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, इसके बाद प्लान के बारे में एक चीज़ मैंने जो आपको शुरू में बताई थी उसको हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे। वो मैं आपको एक टास्क दूंगा जो आप काम करेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो उससे पहले हम जाते हैं कि इसके इतिहास पर, कि आखिर प्लानिंग शुरू कैसे हुई। ठीक है, तो प्लानिंग कैसे शुरू हुई, इसमें 2 तरीके की मैं आपको बात बताऊंगा। पहली तो होती है एक रीजनल प्लानिंग। पहली बात क्या है? रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग को और कहते हैं क्षेत्रीय परियोजना। तो क्षेत्रीय परियोजना में क्या होता है कि किसी एक एरिया के लिए परियोजना बनाई जाती है, एक छोटे से क्षेत्र के लिए परियोजना बनाई जाती है। तो यहीं से प्लानिंग की लिखित तौर पर जो प्लानिंग बननी थी, यहीं से शुरुआत हुई। सबसे पहले अमेरिका ने जो है 1916 में, इस चीज को आप ध्यान रखिए, अमेरिका ने सबसे पहले 1916 में एक प्लान बनाया था। अमेरिका में, आप अमेरिका के मैप में अमेरिका का मानचित्र आप देखिएगा तो टेनीसी वैली एक है, टेनीसी वैली, उसको आप देखिएगा। अमेरिका में जब आप ईस्ट साइड में देखेंगे, पूरब की तरफ देखेंगे और दक्षिण में थोड़ा सा, तो आपको एक टेनीसी वैली दिखाई पड़ेगी। तो टेनीसी वैली अथॉरिटी एक बनाई थी, टीवीए बनाया था इन्होंने, टीवीए, टेनीसी वैली अथॉरिटी। तो टेनीसी वैली अथॉरिटी का क्या काम था, इस चीज को आप समझिए। टेनीसी वैली अथॉरिटी का ये काम था, 1916 में अमेरिका ने पहली बार प्लानिंग शुरू की, टेनीसी वैली अथॉरिटी बनाई। टेनीसी वैली अथॉरिटी का ये काम था कि टेनीसी वैली अथॉरिटी में जितना एरिया उन्होंने, जितना क्षेत्र, क्योंकि ये क्षेत्रीय परियोजना है, तो जितना क्षेत्र अमेरिका में अलॉट किया गया था, उस क्षेत्र में बाढ़ को कंट्रोल करें। इस चीज को आप नोट भी कर सकते हैं कि बाढ़ कंट्रोल करने के लिए जो वहां की मिट्टी है उसके संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिसिटी सबको प्रोवाइड की जाए, जंगलों को बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ यानी जानवरों की रक्षा के लिए रोड, ट्रेन की, रेलवे, खेती आदि इत्यादि सारी चीजों को ध्यान दिया जाए, सारी चीजों को बढ़ाया जाए। इस चीज को ध्यान देते हुए टेनीसी वैली अथॉरिटी बनाई गई थी। 1916 में पहली प्लानिंग की अमेरिका ने। इसी को देखते हुए बाद में भारत में भी दामोदर वैली कारपोरेशन बनाया गया। इसी को देखते हुए भारत में बाद में 1948 में जब भारत आजाद हुआ तो दामोदर वैली कारपोरेशन बनाया गया, यही सेम काम के लिए। ठीक, दामोदर वैली कारपोरेशन बनाया गया। उसी तरीके से
एक देश है घाना, वहां पर ओल्टा रिवर प्रोजेक्ट बनाया गया था 1966 में, तो ना वो काम का नहीं है, लेकिन मैंने एक उदाहरण आपको दे दिया। इसी तरीके से मतलब जो अमेरिका ने काम किया उसी से देखते हुए हम लोग ने कॉपी किया। अब दूसरी चीज हम ये मानेंगे कि दूसरी चीज क्या है, एक तो रीजनल प्लानिंग, एक क्षेत्रीय परियोजना हो गई, एक दूसरी हो गई राष्ट्रीय परियोजना, नेशनल प्लानिंग। इसे हम कहेंगे राष्ट्रीय परियोजना। अब ये परियोजना भी कह सकते हैं आप, राष्ट्रीय योजना भी कह सकते हैं, लेकिन परियोजना कहना थोड़ा ज्यादा ठीक रहता है। तो राष्ट्रीय परियोजना क्या हुआ, पहली बार राष्ट्रीय परियोजना पूरी दुनिया में 1916 में क्षेत्रीय परियोजना बनाई यूएसए ने। फिर इसका कॉन्सेप्ट जो है राष्ट्रीय परियोजना का पहली बार पूरी दुनिया में रूस में आया था 1928 में। किस सन में, 1928 में रूस में आया था इसका प्लान। वहां पर स्टालिन एक आदमी था। स्टालिन, जब आप रूस की क्रांति और रूस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको स्टालिन का नाम सुनने को मिलेगा। तो स्टालिन ने 3 बातें कही थी। देखिए, स्टालिन ने 3 बातें कही थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी रूस में 1917 में, तो तभी से ये समझ लीजिए कि उसके यही रूट है। जब आप फर्स्ट वर्ल्ड वार वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, रूस की क्रांति वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा उसके बारे में जब हिस्ट्री में आप डिस्कस करेंगे हम भविष्य में, तो आपको और ढंग से ये बात क्लेरिफाई होगी कि उसी समय से नेशनल प्लानिंग की, एक राष्ट्रीय परियोजना बनाने की नींव समझ लीजिए पड़ गई थी। 1928 में स्टालिन ने पहली बार अनाउंस किया, 3 चीजें अनाउंस की। तो पहली उसने बात यही अनाउंस की थी कि हम एक नीति लेकर आएंगे। स्टालिन ने यहाँ बातें, यहाँ पर मैं स्टालिन की लिख दे रहा हूँ, स्टालिन यहाँ पर, बातें यहाँ पर, कि पहली बात जो स्टालिन ने अनाउंस की थी वो कही थी कि हम एक पॉलिसी लेकर आएंगे, मतलब नीति लेकर आएंगे। किसकी, केंद्रीय परियोजना बनाने की नीति। किसकी, केंद्रीय परियोजना की नीति लाएंगे। केंद्रीय परियोजना की नीति यानी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल प्लानिंग, पॉलिसी ऑफ सेंट्रल प्लानिंग। ये आपके पास पहली चीज हो गई। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि हम जो है कृषि को मिलाएंगे सरकारी में। ठीक है, कृषि का एकीकरण करेंगे। कृषि का एकीकरण इन्होंने किया। क्या किया, कृषि का एकीकरण। इन्होंने कलेक्टिव, ठीक है, एग्रीकल्चर को एक में मिलाया, यूनाइटेड एग्रीकल्चर, या इसे कलेक्टिविजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में सिर्फ 94% किसान शामिल हो पाए थे, यानी कि कुछ प्राइवेट किसान रह गए। लगभग कितने, 6% किसान प्राइवेट रह गए। इन्होंने 94% को अपने में मिला लिया। तो इन्होंने क्या किया, पहली केंद्रीय परियोजना की नीति लाए, दूसरा कृषि का एकीकरण किया इन्होंने, और तीसरी पॉलिसी जो ले आए वो फोर्स ड्राफ्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन नाम की पॉलिसी लाए थे। तीसरी पॉलिसी उद्योगीकरण की लाए थे। बलपूर्वक उद्योगी,
एक तरीके से आप ये समझिए, यानी इसको कह सकते हैं कि फोर्स ड्राफ्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी ले आए। ये तीनों नीति स्टालिन क्यों लेके आया था कि उस समय जो उद्योगों में जो उत्पादन था वो उत्पादन बहुत कम था, उत्पादन से ये लोग खुश नहीं थे, तो इन्होंने ये 3 नीतियां लाई। कौन सी? केंद्रीय परियोजना की नीति लेकर आए, कृषि का एकीकरण किया और उद्योगीकरण किया। ठीक है, ये 3 नीतियां लेकर आए। तो देखिए रूस ने क्या किया, 1928 में लॉन्च कर दिया प्रथम पंचवर्षीय योजना, पहला 5 ईयर प्लान ले गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना लॉन्च कर दिया, जिसको कहते हैं गॉस प्लान। इसको गॉस प्लान भी कहते हैं, तो इसे जो है गॉस प्लान भी कहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक, तो पहली पंचवर्षीय योजना कौन लेकर आया? रूस लेकर आया। कब लेकर आया? 1928 में लेकर आया। एग्रीकल्चर को उसने कलेक्टिवाइज किया, इंडस्ट्री पर फोकस किया और सेंट्रल पॉलिसी ऑफ सेंट्रल प्लानिंग यानी केंद्रीय परियोजना की नीति लेकर आए। लेकिन इनका मेन फोकस, मेन ध्यान किस पर था? उद्योगीकरण पर था। इनका मेन ध्यान इनका उद्योगीकरण पर था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे बना पाए, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें वगैरह ये बना पाए, इस पर इनका मुख्य ध्यान था। इस चीज़ को आपको समझने की आवश्यकता है यहाँ पर। इसके बाद इसको देखते हुए एक और देश, चूंकि ये था क्या, कमांड इकोनॉमी था, इसे कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं, या एक जो है नॉन मार्केट इकोनॉमी था। तो नॉन मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, अभी इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। एक मैं आपको हिंट दे देता हूं कि नॉन मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है। एक नॉन मार्केट इकोनॉमी है तो उसमें सारी चीज सरकार के अंडर में है। तो सरकार ने कहा कि भाई हम इतना जो है, मान लीजिए कि 100 किलोमीटर रोड बिछाएंगे अगले साल, अब उसके अंडर में सब कुछ है, वो बिछा देगी रोड। लेकिन जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, जो मार्केट इकोनॉमी होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, उसमें तो सरकार के अंडर में है नहीं। तो अब उसमें सरकार कहते कि हम ऐसा करेंगे कि इस साल इतनी टीबी का प्रोडक्शन करेंगे, और प्राइवेट वालों ने प्रोडक्शन ही नहीं किया, तो सरकार का काम नहीं चल पाएगा। इसलिए ऐसा माना जाने लगा कि ठीक है, इनकी तो जो है कौन सी अर्थव्यवस्था है, नॉन मार्केट इकोनॉमी है, इनकी तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो उसमें ये प्लान का कॉन्सेप्ट ठीक है, उसमें प्लान चल सकता है। लेकिन बाकी देशों में प्लान नहीं चल पाएगा। अमेरिका ने जो प्लान किया था, मैंने आपको टेनिसन वैली अथॉरिटी का प्लान बताया, उसने क्या प्लान किया था, उसने कहा यहाँ पर हम बाढ़ से बचाएंगे, मिट्टी को और बचा के रखेंगे, लोगों को बिजली पहुंचाएंगे, जंगलों को बचाएंगे, वाइल्ड लाइफ को बचाएंगे, रेल बिछाएंगे, रोड बिछाएंगे। तो ये सब थोड़ी बहुत चीजें सरकार के हाथ में थी, तो जो उनके हाथ में थी उतने के लिए उन्होंने प्लान किया। अब और बाकी चीजों के लिए भी एक इंडिकेटिव सा प्लान किया, जैसे कि रेल बिछाएंगे तो रेल वालों से कहेंगे कि बिछा दें, अब वो बिछाएं ना बिछाएं उसमें कोई गारंटी की बात नहीं होती है। इसलिए ये लिमिटेड कहाँ पर था, सिर्फ और सिर्फ। और टेनिसन वैली अथॉरिटी जो थी उसमें प्लानिंग का पूरा ड्राफ्ट नहीं बनाया गया था। अमेरिका आज भी ऐसा नहीं कहती है कि हम प्लानिंग करते हैं, अमेरिका कहती है हम कोई प्लानिंग नहीं करते हैं। अमेरिका उन देशों में है जो ये कहते हैं कि हम प्लानिंग नहीं करते हैं, वो कोई प्लान निकालते नहीं हैं, एक प्लान्ड इकोनॉमी अपने आप को नहीं कहते हैं। तो ये हमने आपको बताया कि नॉन मार्केट इकोनॉमी में प्लानिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि सब कुछ सरकार के अंडर में है, तो सरकार ने जो डिसाइड किया वो कर लिया। लेकिन अब वो भी कौन सी प्लानिंग का, राष्ट्रीय परियोजनाएं बनाने का, राष्ट्रीय प्लानिंग, नेशनल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट किसमें ज़्यादा सटीक बैठता है, ऐसी जगहें जहाँ पर सब कुछ सरकार के अंदर में है, तभी राष्ट्र के लिए और प्लान बना पाएगा। लेकिन जो है जब सरकार के अंडर में चीज़ है ही नहीं, जैसे कि हमारे देश की इकोनॉमी में चीज़ें प्राइवेट हैं और भी प्राइवेट की जा रही हैं, तो यहाँ पर प्लानिंग का क्या कॉन्सेप्ट रह गया। तो पहली बार एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, मार्केट इकोनॉमी थी, फ्रांस, उसने पहली बार अडॉप्ट किया प्लानिंग का कॉन्सेप्ट, और उसने दिखाया कि हम देखो करके दिखाएंगे जो है
बजाय हमारी मार्केट इकोनॉमी के, फिर भी हम प्लान इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे। प्लान से हम अपना इकोनॉमिक प्रोग्रेस करेंगे, प्रोडक्शन अपना बढ़ाएंगे, जीडीपी बढ़ाएंगे और डेवलपमेंट करेंगे। तो कैसे किया फ्रांस ने? फ्रांस ने पहली बार 1940 में, 1940 में किसने? फ्रांस ने प्लान बनाने के बारे में सोचा और इसने क्या बनाया? 6 साल का, इसने 6 साल की योजना बनाई। मतलब इन्होंने क्या बनाया? 6 ईयर प्लान। ठीक। लेकिन हमारे यहाँ पंडित JL नेहरू जी जो है रूस से ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने पंचवर्षीय का कॉन्सेप्ट रखा अपने देश में। और रूस में जैसे इंडस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, तो भारत में भी इन्होंने इंडस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दिया। अब फ्रांस ने क्या किया, इस बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि चाइना ने सन 1949 में, ठीक है, चाइना ने 1949 में जब चाइना भी आज़ाद हुआ तो उसने भी प्लानिंग बनाना शुरू किया। उसने बिल्कुल रसिया के तरीके से प्लानिंग बनाया और वो प्लान और भी एकदम प्योरेस्ट फॉर्म था। क्योंकि रसिया में क्या है, रसिया में जो है ह्यूमन कैपिटल भी जो है, ह्यूमन रिसोर्स भी वो सरकार के अंडर में है। सारे इंसान सरकार के अंडर में ही है वहाँ पर, लोगों को कोई फ्रीशिप नहीं है। तो इन सारी बातों को ध्यान देते हुए अगले टॉपिक पर हम पहले बढ़ेंगे और उसी में और डिटेल में इनका डिस्कशन हो जाएगा। अभी आप देखिए कैसे डिस्कशन हो जाता है। तो अगला टॉपिक क्या है कि इकोनॉमिक प्लानिंग के प्रकार, हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आर्थिक परियोजनाओं के प्रकार, आर्थिक योजना के प्रकार। तो पहला प्रकार है, उसे कहते हैं इंपरेटिव प्लानिंग। तो इंपरेटिव प्लानिंग किसके लिए होता है? इंपरेटिव प्लानिंग होता है कमांड इकोनॉमी के लिए या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के लिए। इसको मैं हिंदी में भी आपको बता रहा हूं, कोई जल्दबाजी की अभी दिक्कत की कोई बात नहीं है। इंपरेटिव प्लानिंग जो होती है वो कैसे देशों के लिए होती है? कमांड इकोनॉमी के लिए, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक। दूसरी चीज उसे कहते हैं कमांड इकोनॉमी। कमांड अर्थव्यवस्था। ठीक। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिए हमने बताया, कमांड अर्थव्यवस्था के लिए ऐसी प्लानिंग होती है। और तीसरी केंद्रीय अर्थव्यवस्था, या केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये कहते हैं इसे कमांड अर्थव्यवस्था या केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था। जिनके लिए इंपरेटिव प्लानिंग का हम यूज करते हैं उन्हें ऐसा कहते हैं। तो ये हम नॉन मार्केट इकोनॉमी के केस में ये प्लानिंग करते हैं। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि आप सीधे समझ गए होंगे कि रूस और चाइना और कुछ पूर्वी यूरोपीय देश हैं, वही हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था है, नॉन मार्केट इकोनॉमी। पूर्वी देशों में जो यूरोप के पूर्वी देश हैं उसमें पोलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया वगैरह जो है ये ऐसे ही हैं, ये समाजवादी नॉन मार्केट इकोनॉमी टाइप के हैं। तो
इन लोगों ने इस प्लान को कॉपी किया। तो इस प्लान में क्या खास खास बात होती है? इसमें पहली बात ये होती है कि कुछ न्यूमेरिकल टारगेट रखे जाते हैं, यानी लक्ष्य को अंकों में लिखा जाता है, अंकों में लिखते हैं। तो अंकों में लिखेंगे तो कैसे काम होगा? और प्लान बनाते हैं। लक्ष्य को हमने अंकों में लिखा और योजना को बनाया, ठीक है। तो इसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि अगले साल हम 10,000 किलोमीटर सड़क बिछाएंगे। इसके साथ हमने लिख दिया कि 10,000 क्विंटल अनाज उत्पादन करेंगे, ठीक है। इसके साथ हमने लिख दिया कि जो है, मान लीजिए कि उद्योग में, मान लीजिए कि 50,000 टन स्टील बनाएंगे आदि। इसी तरीके से हम और भी चीजें वेलफेयर के लिए भी रख सकते हैं कि साक्षरता दर को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे, 1,000 जॉब देंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे। या 1,000 इसलिए कह रहे हैं कि जिस सिनेरियो के हिसाब से हम कह रहे हैं, जैसी आजकल व्यवस्था चल रही है उसके हिसाब से हम कह रहे हैं कि 1,000 जॉब हम दे देंगे। और तो आदि चीजें प्लान की जाती हैं। इसमें क्या है, अंकों में हम आंकड़ों को लिखते हैं, लक्ष्य के आंकड़ों को, और योजना बनाते हैं। दूसरी बात क्या है कि अब चूंकि सब कुछ क्या है, सब, अब समाजवादी अर्थव्यवस्था को आप जानते हैं, तो सब किसके अंडर में है? सब कुछ सरकार के अधीन है। तो इसका मतलब सभी टारगेट पूरे, सभी लक्ष्य को ये पूरा कर लेती है, ठीक। और सभी लक्ष्य को पूरा करके जो है ये क्या करती है कि अपना प्लान दिखाती है, कितना सक्सेस हुआ, कितना नहीं सक्सेस हुआ, ठीक है। तो इसमें मेन बात यह है कि इसमें मार्केट का कोई रोल नहीं होता है, ठीक। मार्केट और प्राइवेट का कोई रोल नहीं, मार्केट या प्राइवेट का कोई रोल नहीं, ठीक। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब इसके साथ मैं अगले टॉपिक पर सीधा मूव कर जाऊंगा। तो अगला टॉपिक क्या है कि कुछ हम इंपरेटिव प्लानिंग के कुछ हम उदाहरण, ये हम अभी आपको इंपरेटिव प्लानिंग बता रहे हैं। इंपरेटिव प्लानिंग के अब आपको हम उदाहरण बताएंगे। आपको पहले से पता है कि हम किसका उदाहरण बताएंगे, रूस और चाइना का उदाहरण बताएंगे कि इनकी अर्थव्यवस्था कैसे कैसे कहाँ से चलते हुए कैसे कैसे कहाँ पहुंची, ठीक है। तो सबसे पहले रूस ने जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया था तो बिल्कुल ऐसे ही बनाया था, ठीक। फिर उसके बाद आप जानते हैं, रूस के बारे में पहले डिस्कस कर रहे हैं। 1928 में इन्होंने पहला प्लान बनाया, तो बिल्कुल ऐसे बनाया था, फॉलो करते इसको चले आए। फिर दूसरा विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध 1945 तक मान लीजिए हुआ, ठीक। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि इनके कुछ इकोनॉमिस्ट इस बीच में, यानी कि इतने से इतने के बीच में, वो चले गए थे कहाँ, बाहर। बाहर यानी चले गए इनके इकोनॉमिस्ट बाहर पढ़ने के लिए, जैसे अमेरिका पढ़ने चले गए, ब्रिटेन पढ़ने चले गए, आदि जगहों पर पढ़ने के लिए चले गए। अब जब विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद वो अपने रूस में लौट आए, और रूस में लौट के उन्होंने बताया कि देखो
और रूस से ही नहीं बल्कि कुछ यूरोप के पूर्वी देशों के भी अर्थशास्त्री बाहर पढ़ने के लिए गए, लौट के आए तो उन्होंने बताया कि देखो मार्केट भी बहुत जरूरी चीज है और मार्केट का भी यूज आपको इकोनॉमी में करना चाहिए। ठीक, इन्होंने क्या बताया कि मार्केट का यूज करना चाहिए। एक उदाहरण मैं दूंगा आपको, आस्कर लंगे, एक इकोनॉमिस्ट है आस्कर लंगे। ठीक, आस्कर लंगे ने क्या किया कि पोलैंड के थे तो इस टाइम में बाहर पढ़ने चले गए। विश्व युद्ध जब दूसरा छिड़ा तो ये अपने देश वापस लौट के आ गए और वापस लौट के इन्होंने जो है ये बन गए चेयरमैन किस चीज के, पॉलिश स्टेट इकोनॉमिक काउंसिल है पीएसईसी, उसके ये हेड बन गए, पीएसईसी के हेड बन गए। पोलैंड के आदमी थे तो पोलैंड में पीएसईसी के हेड बन गए और इन्होंने कहा कि मार्केट का यूज करना चाहिए और मार्केट का यूज करिए और मार्केट समाजवाद आप लाइए। इन्होंने बताया मार्केट समाजवाद लाइए या मार्केट सोशलिज्म, मार्केट समाजवाद या मार्केट सोशलिज्म लाने के लिए इन्होंने कहा। ये पीएसईसी से पढ़ के आए थे, पीएसईसी के चेयरमैन बनाए गए जब लौट के आए तब, तो लोगों ने इनका बहुत विरोध किया और इनकी बात मानी नहीं गई। अब रूस में क्या हुआ, इन सारी बातों की मांग जब ये लोग लौट के आए इकोनॉमिस्ट तभी से चलने लगी कि मार्केट का रोल बढ़ाया जाए, लेकिन लोग सरकार मान ही नहीं रही थी, सरकार प्राइवेटाइज नहीं कर रही थी। कहीं कहीं किसी किसी देश की सरकार तो प्राइवेटाइज करती है, लोग कहते प्राइवेटाइज ना किया जाए तब भी प्राइवेटाइज करती है, और यहाँ की सरकार नहीं प्राइवेटाइज कर रही थी जबकि लोग कह रहे थे कि प्राइवेटाइज कर दिया जाए। क्योंकि दोनों का एक बैलेंस बनाने की जरूरत होती है। बैलेंस किस प्रकार से बनाने की जरूरत होती है कि आप एकदम गवर्नमेंट कर देंगे तो लोग बंधन में बन जाएंगे, उनको उनके ऊपर एक मतलब आप कंपल्सन डाल देंगे कि आपको यही करना है वही करना है। तो इन्होंने क्या किया कि मार्केट समाजवाद को एकदम रिजेक्ट कर दिया। ऐसे ही रूस में भी हुआ, लेकिन रूस में जब मिखाइल गोर्बाचेव आए, रूस में जब आए मिखाइल गोर्बाचेव, देखिए आपको अगर नहीं साफ दिख रहा है तो मैं एक बार फिर प्रोनाउंस कर देता हूं, मिखाइल गोर्बाचेव। ये जब आए रूस में, कब आए, 1985 में। तो 1985 में इन्होंने मार्केट सोशलिज्म पर बहुत ध्यान दिया और ये दो नीतियां लेकर आए, दो नीतियां ये लेकर आए। पहला तो पहली नीति ये लाए ग्लासनोस्त, ग्लासनोस्त की नीति लेकर आए। ग्लासनोस्त, ग्लासनोस्त की नीति है यानी कि चीजों को इन्होंने खोलना शुरू किया, यानी कि ओपन पॉलिसी, ओपननेस की पॉलिसी लेकर आए। ठीक है, ग्लासनोस्त। इससे क्या किया कि इन्होंने चीजों को खोलना शुरू किया, मतलब कि बेचना शुरू किया है, ये आप समझिए, प्राइवेटाइज करना शुरू किया जो है। फिर दूसरी ये पॉलिसी जो लेकर आए, पहली पॉलिसी ग्लासनोस्त और दूसरी पॉलिसी ये लेकर आए पेरेस्ट्रोइका की पॉलिसी, पेरेस्ट्रोइका की पॉलिसी लेकर आए। पेरेस्ट्रोइका की पॉलिसी में क्या किया इन्होंने, पूरा जो है मार्केट इकोनॉमी से इसको मार्केट समाजवाद बना दिया। मार्केट अर्थव्यवस्था से, वो मार्केट से नहीं समाजवाद से,
समाजवादी से मार्केट समाजवाद, मार्केट में लेकर आए, पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया इन्होंने। कहा कि सब हम सरकार क्यों लेकर के रखे, जब लोग भी नहीं चाह रहे हैं तो प्राइवेटाइज कर देते हैं। तो इन्होंने प्रेस्टोरिका की नीति लेकर आए। इसको आप प्रेस्टोरिका मत पढ़िएगा, क्योंकि जो है रसियन जो पीपुल्स होते हैं वो टी को प्रोनाउंस टा को ता कहते हैं। तो जहाँ भी टा वर्ड आता है रसियन में, वहाँ पर टा को ता तुरंत कह देंगे। जैसे मार्केट कहना होगा तो मार्केट नहीं कहेंगे, मार्केट को मार्केट कह देंगे। तो ऐसी ही उनकी, आपको सुनने में तो ऐसा लगेगा प्रेस्टोरिका मतलब एकदम संस्कृत का वर्ड लगता है, लेकिन एक्चुअली में रसियन वर्ड है। तो जो है रसियन पीपल टा प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो जो है क्या करते हैं, टा के जगह ता बोल देते हैं। ऐसे ही ग्लासनोस्ट ये पॉलिसी लेकर आए, और अंग्रेज आदमी इसी को ग्लासनोस्ट की पॉलिसी बोल देगा। अंग्रेज आदमी टा नहीं प्रोनाउंस कर पाते हैं, तो जैसे ता नहीं बोल पाते, तो जैसे ता वाली कोई चीज होगी, उदाहरण के तौर पर जैसे किसी अंग्रेज आदमी को कहना होगा कि तुम, तो कह देगा तुम। इसी तरीके से रसियन को टा वाली ट्रक कहना होगा तो कहेगा ट्रक। यही सब है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो ये हो गई ग्लासनोस्ट की पॉलिसी और प्रेस्टोरिका की पॉलिसी। ये दो पॉलिसीज लेकर आए। प्रेस्टोरिका में क्या किया कि समाजवाद को बदल के जो है इन्होंने कर दिया मार्केट सोशलिज्म, मतलब समाजवाद का स्ट्रक्चर बदल दिया। प्रेस्टोरिका का मतलब होता है किसी चीज की संरचना बदल देना। प्रेस्टोरिका मतलब हुआ संरचना, नई संरचना बनाना। और ग्लासनोस्ट का मतलब होता है कि किसी चीज को खोल देना ताकि लोग आ सकें। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खोल देना, और प्रेस्टोरिका का मतलब होता है नया संरचना। नई संरचना लिख लीजिए, नई संरचना बनाना। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से रसिया जो है कुछ हद तक मिक्स्ड इकोनॉमी बन गया। फिर चीन की बात करते हैं। अब इंपेरेटिव प्लानिंग में चल रहे हैं, देखिए सब कुछ आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो रहा है। तो अब चीन की बात करते हैं। चीन में क्या हुआ, देखिए चीन में बहुत ही कमाल की बात हो गई। चीन वाले चूंकि क्या है, रसिया के बगल में, रसिया के जस्ट नीचे है मंगोलिया से भी टच में है, और इधर चीन के कई साइड से रूस टच में है। तो आपने कहावत सुनी हुई, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो चीन वालों ने जो है रसिया को देख करके, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि चीन जहां से रसिया के टच में है वहां ज्यादातर जंगल एरिया है, लोग रहते नहीं है। लेकिन चीन ने रूस को देखकर अपने यहाँ वही मार्केट की पॉलिसी लाने के लिए सोचने लगे लोग, यहाँ के लोग, चीन वाले। तो चीन की सरकार ने एक कल्चरल रिवॉल्यूशन चला दिया। कल्चरल रिवॉल्यूशन मतलब सांस्कृतिक क्रांति। ये कब इन्होंने चलाया, सन 1966 से लेकर के 69 तक, 66 से 69 तक सांस्कृतिक क्रांति चलाई, कल्चरल रिवॉल्यूशन चलाया। कल्चरल रिवॉल्यूशन में क्या किया इन्होंने, इस बात पर जोर दिया कि नहीं, हमारा जो समाजवाद का ढांचा है वो ज़्यादा अच्छा है, और अगर हम मार्केट को लेकर आएंगे तो इससे क्या होगा, कैपिटलिज्म आ जाएगा, पूंजीवाद आ जाएगा, और पूंजीवाद के चलते दुनिया भर की नौटंकी की कैसे जो है बुर्जुआजीज और प्रोलेटेरिएट्स वगैरह के बारे में डिस्कशन करने लगे। तो सांस्कृतिक क्रांति यहाँ पर आई, और इसका नतीजा क्या हुआ, बहुत ही अच्छा आपको सुन के लगेगा नतीजा। इससे क्या हुआ, इनकी जीडीपी जो है डाउन चली गई। इस क्रांति से लोगों ने चलो ठीक है कहा, हम चलो मार्केट को नहीं लाने देंगे, लेकिन इनकी एक तरीके से स्वदेशी जैसी क्रांति इनकी आई, और इनकी जीडीपी डाउन चली गई। तो इसको देखते हुए
तो इसको देखते हुए डेंग जियोपिंग एक लोग थे, डेंग जियोपिंग लिखा है, लेकिन इनको लोग को भी जो है स्पीकिंग में ऐसा होता है कि चाइनीज लोग जी को जी पढ़ते हैं, एक्चुअल में इसके जगह जी होना चाहिए, तो जी में भी थोड़ा सा आप और बज करके पढ़िए। तो डेंग जियोपिंग ने जो है एक नीति ये लेकर आए, डेंग जियोपिंग जो है नीति लेकर आए, ओपन डोर पॉलिसी लेकर आए। ठीक है, ये लेकर आए ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी मतलब ये भी खुले दरवाजे की नीति लाए। अब खुले दरवाजे की नीति क्या लेकर आए कि इन्होंने भी अपने मार्केट को खोल दिया कि आप लोग भी जो है प्राइवेट भी काम कर सकते हैं, ये चीज लेकर के आए। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये पाएंगे कि धीरे धीरे होते होते लगभग सन 1990 तक या 1989 तक सारे ही देश क्या हो गए, उनके यहां जो इंपरेटिव प्लानिंग थी वो खत्म हो गई, और वो एक तरीके से ये नहीं रह गए, वो जो है समाजवाद लगभग खत्म हो गया, और क्या होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट बढ़ गया। तो दूसरे तरीके की जो प्लानिंग होती है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए होती है, और उस प्लानिंग में क्या करते हैं वो आइए अब डिस्कस करते हैं। तो दूसरे तरीके की जो प्लानिंग होती है, थोड़ा स्क्रीन को ऊपर बढ़ाएंगे तो देखते हैं कि दूसरे तरीके की जो प्लानिंग होती है उसे कहते हैं इंडिकेटिव प्लानिंग। ठीक है, इंडिकेटिव प्लानिंग, आप जरा सा इस पर गौर फरमाइए। अब आपके स्क्रीन पर साफ दिख रहा होगा इंडिकेटिव प्लानिंग। इंडिकेटिव प्लानिंग मतलब एक निर्देश देने का प्रयास करते हैं, इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर नहीं बना देते हैं कि इतना हमको प्रोडक्शन करना है, एक निर्देश देने की कोशिश करते हैं। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमीज में किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पहला चीज, मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक कॉन्सेप्ट, पहली चीज इसमें अंकों में तो हम डेटा देंगे ही, यानी कि लक्ष्य को अंकों में इसमें भी लिखेंगे, लेकिन कुछ लक्ष्यों को अंक में लिखेंगे, अंक में कुछ को लिखेंगे। ठीक, अब उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे, कुछ लक्ष्यों को हम अंकों में लिखेंगे, और दूसरा काम क्या करते हैं, साथ में कुछ इंडिकेटिव प्लानिंग देते हैं, कुछ निर्देश देते हैं, कुछ निर्देश देते हैं। निर्देश किस लिए देते हैं, यह बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, कुछ निर्देश या इंडिकेशन या इशारा करते हैं, तो किस लिए करते हैं, इंडिकेशन या इशारा या निर्देश किस लिए देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि इससे हमें क्या फायदा होगा कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके प्राइवेट सेक्टर को या तो हम बढ़ावा देते हैं या उनको डिस्करेज करते हैं, उनको हतोत्साहित करते हैं कि इस डायरेक्शन में प्रोडक्शन अब कम करें और दूसरे डायरेक्शन में प्रोडक्शन बढ़ाएं। इसको करने के लिए हम कुछ निर्देश देते हैं। कैसे निर्देश देते हैं, जैसे कि सरकार ने कह दिया, हमारे यहाँ जानते हैं आप खेती प्राइवेट है पूरी तरीके से, तो सरकार ने कह दिया कि जो है अनाज जो उगाएगा उसको फला फला उपकरण हम फ्री देंगे, छूट देंगे, इसमें खाद हम उसे फ्री दे देंगे, और फर्टिलाइजर्स यानी कीटनाशक भी हम उसे फ्री, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर मतलब होता है खाद और पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक, ये दोनों चीज उन्होंने कह दिया कि हम आपको फ्री दे देंगे। ठीक, ऐसे कुछ निर्देश दे दिए, इंडिकेशन दे दिए। तब इस इंडिकेशन से क्या होगा कि आदमी खेती की तरफ अट्रैक्ट होगा, खेती पर ज्यादा ध्यान देगा। अब सरकार ने देखा कि जो है
किसी डायरेक्शन में उसको डिस्करेज करना है। जैसे कि मान लीजिए चमड़े का उद्योग कम करना चाहती है सरकार, तो अब एकदम से ये नहीं कि बैन ही लगा दिया, बैन नहीं लगाया उस पर, लेकिन उसको उन्हें कम करना है, तो कह देंगे कि चमड़े उद्योग पर हम टैक्स बढ़ा देंगे। और दूसरी चीज, हम प्राइस लिमिट भी फिक्स करेंगे, आप बहुत ज़्यादा महंगे दामों पर बेच नहीं सकते। और महंगे दामों पर अगर बेचेंगे तो हमारी जनता खरीदेगी नहीं, उनकी बिक्री नहीं होगी, तो इससे क्या होगा, चमड़ा व्यापार कम होगा। ऐसे ही मांस का व्यापार या दारू शराब का व्यापार कम करना चाहेगी सरकार तो कम कर देगी। ऐसे ही मान लीजिए बॉलीवुड को उसने इनकरेज करने की कोशिश की। जैसे हमारे जो है उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री जी आए, उनका नाम था अखिलेश यादव। तो उन्होंने चाहा कि हम जो है इसे बढ़ावा दें, फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दें। तो बढ़ावा कैसे दिया, इन्होंने कह दिया कि ठीक है, फिल्मों को हम अपने स्टेट में टैक्स फ्री कर देंगे, फिल्मों से अपने राज्य में हम टैक्स नहीं लेंगे। इससे क्या होगा, फिल्में ज़्यादा बनेंगी, उनको लगेगा कि टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा है तो ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो इस तरीके से कुछ इंडिकेशन निकालते हैं हम पंचवर्षीय योजनाओं में, जिससे क्या होता है कि किसी हम प्राइवेट प्लेयर को इनकरेज या डिस्करेज करते हैं, हतोत्साहित या प्रोत्साहित करते हैं। अब इसके उदाहरण देखेंगे, तो इसका पहला उदाहरण आप जानते हैं कौन है, फ्रांस। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहां पर लिख दिया है, फ्रांस ने 1940 में 6 साल के लिए एक योजना बनाई थी। उसे मननेट प्लान भी कहा जाता है, क्योंकि इसे मननेट नाम के इकोनॉमिस्ट ने तैयार किया था। मननेट प्लान इसलिए कहा जाता है, मननेट नाम के इकोनॉमिस्ट ने तैयार किया था। ये क्या थे, पहले चेयरमैन थे जीपीसी के, जनरल प्लानिंग कमीशन के। जो फ्रांस की जनरल प्लानिंग कमीशन है, जैसे हमारे यहाँ नेशनल प्लानिंग कमीशन है, एनपीसी है, वैसे ही फ्रांस में क्या है, फ्रांस में है जीपीसी, जनरल प्लानिंग कमीशन। हमारे यहाँ क्या है, एनपीसी। हमारी एनपीसी 1938 में बनी है। ऐसे ही जीपीसी है फ्रांस में। जीपीसी के पहले चेयरमैन थे मननेट। मननेट ने जो योजना बनाई वो योजना हो गई मननेट योजना। 1940 में ये योजना बनी थी। ठीक, इसमें क्या किया इन्होंने कि इनके यहाँ तो सारा प्राइवेट का काम था, इनके यहाँ सरकारी कोई काम ही नहीं था। तो इन्होंने 8 इंडस्ट्रियों को, 8 बेसिक इंडस्ट्रियों को लिया और इसे कहा, 8 इंडस्ट्रियों को लिया, 8 बेसिक इंडस्ट्री को, बेसिक उद्योग को लिया और उसे क्या कह दिया कि ये आज से सरकारी, प्राइवेट थी इनको अपने मिला लिया, कह दिया ये आज से सरकारी। ठीक है, और उसके लिए इन्होंने टारगेट सेट किए। ठीक है, इसे अपने सरकार के मोनोपोली के अंडर ले लिया कि इस पे सरकार ही काम करेगी, बाकी कोई काम नहीं करेगा। इसी तरीके से आप देखेंगे कि भारत में भी क्या हुआ था, इसी तरीके से 8 बेसिक इंडस्ट्री को ले लिया और सरकारी बनाया। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कहां पर, भारत में भी हमारे जब लिया था तो पीएसयूज को जो है अपने अंडर में ले लिया था। पीएसयूज को अगर आप ध्यान देंगे तो आपको याद होगा, पीएसयूज के बारे में मैंने आपको बताया था। उसी तरीके से इन्होंने 8 बेसिक इंडस्ट्रीज को अपने अंडर में ले लिया, उसके टारगेट सेट किए, कुछ इंडिकेशन भी दिया प्राइवेट वालों को कि इनका टैक्स हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे, बाहर के व्यापार को हम बढ़ावा देंगे या स्वदेशी को बढ़ावा देंगे। और इन सारी चीज़ों के साथ एक प्लान बनाया 6 साल का मननेट ने, जिससे इनको सफलता मिली, इनकी जीडीपी बढ़ी, इनका प्रोडक्शन बढ़ा। ठीक है, और इन जो 8 इंडस्ट्रियों को इन्होंने सरकारी बनाया था, ये कब बनाया था, 1944 में बनाया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें उतना आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर के इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि ये सब तो विदेश की बातें हैं। तो इसके साथ हम अगले टॉपिक को अब देखेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक ये है कि जापान और फ्रांस ने क्या किया, प्लानिंग की। और दोनों कौन सी इकोनॉमी थी, दोनों मार्केट इकोनॉमी थी, दोनों पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं थी। और दोनों ने जो है बाजार अर्थव्यवस्थाएं होने के बावजूद प्रोग्रेस दिखाए, जीडीपी इनकी बढ़ गई। तो फिर इस पे अंग्रेजों ने सोचा, अंग्रेज कौन, इंग्लैंड वाले अंग्रेज, अंग्रेजों ने सोचा कि जो है
हम भी क्यों ना प्लानिंग बनाएं, अपने यहाँ जीडीपी बढ़ाएं। तो यूके ने भी 1965 में, इनकी देखा धुनी, 1965 में प्लान बनाना शुरू किया। 1965 में यूके ने भी, यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं अंग्रेजों को, तो इन्होंने भी प्लान बनाया, लेकिन इनका प्लान फेल हो गया। इनका प्लान फेल हो गया 1966 में ही इन्होंने एकदम से प्लान बंद कर दिया बनाना। क्यों, क्या फेल हुआ इनके प्लान में? इनके प्लान में जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गई थी। बीओपी क्राइसिस। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होती है, इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में जानेंगे। हल्का सा आपको हिंट बस मैं दे देता हूं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में ये होता है कि कोई देश जब उसके पास कुछ बैलेंस है, उधार लिया हुआ है, उसको पे नहीं कर पा रहा है, तो उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। यानी कि पेमेंट करना है लेकिन वो पे नहीं कर पा रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, तो इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते हैं। तो इसलिए इनका बिल्कुल मोड़ मुड़ाते ओले पड़ने वाली बात हुई, और इनका जो है 1965 में जो इन्होंने प्लान बनाया, 66 में वो बंद हो गया और काम खत्म हो गया। वहीं से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गई। तो जापान और फ्रांस तो आगे निकल गए, लेकिन यूके नीचे चला गया। यूके ने प्लानिंग बंद कर दी, तब से इसने कह दिया कि प्लानिंग की तरफ हमको ध्यान ही नहीं देना, हमको योजना नहीं बनानी, हमारी ऐसे ही ठीक चल रही है। अमेरिका ने क्या किया, यूएस से हर साल एक प्रेसिडेंशियल रिपोर्ट निकालता है, यानी कि राष्ट्रपति की रिपोर्ट, राष्ट्रपतीय रिपोर्ट। तो राष्ट्रपतीय रिपोर्ट निकालता है, उसमें वो यही लिखता है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, हमको अगले साल इतनी चीज़ें टारगेट अचीव करनी है। मतलब एक तरीके से वही सारी चीज़ें लिखता है जो प्लानिंग में लिखी जाती है, बस नाम बदला हुआ है, और इसके आधार पर ये कहते हैं कि हम प्लानिंग नहीं करते हैं। अब भारत ने जो प्लानिंग शुरू की थी शुरू शुरू में, तो इन्होंने सब कुछ अपने सरकारी में रखा था, ठीक है, सारी चीज़ें सरकारी में रखी थी, और उस हिसाब से ये प्लानिंग कर रहे थे, प्लानिंग इनकी चल रही थी। पर इन्होंने क्या किया, 1991 से लगभग, जब इनके यहाँ एलपीजी रिफॉर्म्स हो गए, जब इन्होंने कुछ सुधार किया अपनी अर्थव्यवस्था में, कुछ यानी प्राइवेटाइजेशन को भी इन्होंने बढ़ावा दिया 1991 में से। इससे पहले ही इन्होंने प्राइवेटाइजेशन को काफ़ी बढ़ावा दिया था। तो 1991 से ये क्या करने लगे, ये पहले किस तरीके से इम्परेटिव जैसी प्लानिंग बना रहे थे। हालांकि मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की पहले से ही थी, लेकिन ज़्यादा चीज़ सरकार के अधीन थी। तो इन्होंने लगभग 1991 से पूरी तरह से इंडिकेटिव प्लानिंग बनाने लगे। पूरी तरह से इंडिकेटिव मतलब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है सिर्फ इंडिकेशन ही देते थे, अंकों में कोई आंकड़ा, अंकों में आंकड़ा लिखते हैं लेकिन अब थोड़ा इंडिकेशन ज़्यादा देने लगे, ठीक है। और सोशल सेक्टर में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी इंडिकेटिव प्लानिंग ही काम आती है। सोशल सेक्टर आपको पता ही है, सामाजिक क्षेत्र क्या है। सामाजिक क्षेत्र में इंडिकेटिव प्लानिंग काम आती है। सामाजिक क्षेत्र, सोशल सेक्टर मैंने आपको पहले ही बताया है, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, पीपीपी वगैरह देखी जाती हैं, तो सामाजिक क्षेत्र होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया था, और प्राइवेटाइजेशन फिर 2000 में रोक दिया जब यूके में हल्की क्राइसिस आई थी, उसके बाद मोदी जी ने फिर शुरू कर दिया। तो उसके बारे में भी मैंने आपको ब्रीफ हिस्ट्री दे रखी है, पीछे के लेक्चर्स में आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, ठीक है। तो
इसके साथ प्लानिंग के टाइप हमने आपको बता दिए, लेकिन 2 टाइप अभी और बच रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। टाइप्स और भी कई तरीके के डिफाइन किए जा सकते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान, ठीक है। तो इस तरीके से टाइप तो कई डिफाइन किए जा सकते हैं, लेकिन 2 आपको मेन टाइप मैं और बताऊंगा, जिसमें एक है सिस्टम प्लानिंग और एक होता है नॉर्मेटिव प्लान। तो नॉर्मेटिव कैसे बना है? नॉर्म से बना है। नॉर्म मतलब नियम होता है। जैसे हम कहते हैं सोशल नॉर्म, तो सोशल नॉर्म मतलब सामाजिक नियम। ऐसे ही नॉर्मेटिव प्लान का मतलब हुआ कि जो नियमों पर जुड़ा हुआ हो। जब आप नॉर्म्स कहेंगे तो नॉर्म मतलब सामाजिक नियम ही आता है। एक तरीके से जैसे कुछ शब्द होते हैं तो उसमें आगे आप विशेषण ना लगाएं सामाजिक, तब भी ये मान लिया जाता है कि उसी के लिए कह रहे हैं। तो उस तरीके से नॉर्म वर्ड है, वो सामाजिक नियमों के लिए या सांस्कृतिक नियमों के लिए ही नॉर्म यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही सिस्टम प्लान, सिस्टम प्लान तब होता है जब हम बिल्कुल अपने आप को क्या मानते हैं? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मान लिया, प्लस अपने आप को क्या मान लिया? धर्मनिरपेक्ष हैं हम। और दूसरी चीज विज्ञानी व्यक्ति हैं, ठीक है, आदि। स्पिरिचुअलिटी वगैरह को बिल्कुल ध्यान ना देते हुए जब हम प्लान बनाते हैं तो उसे कहते हैं सिस्टम प्लान। नॉर्मेटिव प्लान तब होता है जब हम बिहेवियरल साइंस, बिहेवियरल साइकोलॉजी, यानी कि भाव की साइकोलॉजी को ध्यान में देते हुए प्लान बनाते हैं। भाव या मनोभाव को ध्यान देते हैं, भाव या मनोभाव को ध्यान देते हैं, तब उसे हम नॉर्मेटिव प्लान कहने लगते हैं, ठीक है। इन दोनों बातों को मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो नॉर्मेटिव प्लान का तब डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है जब बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पर ज्यादा ध्यान देने लगे लोग। जब पहली एक WHR आई 2012 की और WDR आई 2015 की, तो इन दोनों चीजों को जब ध्यान दिया गया हम लोगों ने, तो हमने ये पाया कि अर्थव्यवस्था में साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा रोल है। और इसी से नॉर्मेटिव प्लानिंग पर अब ज्यादा ध्यान देने लगे हैं लोग, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। तो अब हम देखेंगे कि भारत में किस तरीके से नॉर्मेटिव प्लानिंग होती है। भारत में नॉर्मेटिव प्लानिंग करने के लिए पहली बार प्लानिंग कमेटी ने 2010-11 में आर्थिक सर्वेक्षण किया था। तब 2010-11 में, भारत की बात करेंगे, अब भारत की बात करेंगे तो 2010-11 में आर्थिक सर्वेक्षण के बाद, सर्वे के बाद इन्होंने नॉर्मेटिव प्लान पर ज्यादा ध्यान दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कह दिया नॉर्मेटिव प्लान करने की जरूरत है। अभी करना नहीं शुरू किया था, इन्होंने कहा कि करने की जरूरत है। फिर थोड़ा स्क्रीन को ऊपर उठाएंगे, फिर 2015 में एक नीति आयोग बन के आई। तो नीति आयोग ने पूरी तरीके से ये दिखा दिया कि हमने अब नॉर्मेटिव प्लान की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं, क्योंकि इसने 2-3 चीजों पर फोकस किया। इसने नज का यूज किया। नज का सिद्धांत हमने पिछले क्लास में आपको बताया है, ठीक है। और 1-2 और आपको 2-3 चीजें बताएंगे, जैसे कि आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत का जो इन्होंने प्लान बनाया, आत्मनिर्भर भारत योजना जो चलाई इन्होंने, अभी चलाई है 2020-21 में शायद, तो वो पूरी तरीके से नॉर्मेटिव अप्रोच को ध्यान में रखते हुए इन्होंने उसमें ऐसी वैल्यूज ला दी हैं, ठीक है, जो कि हमें रिलीजन से या कल्चर से, इन सारी चीजों से जोड़े,
तो इसलिए हम इस पर और अच्छे से काम करें। ठीक है, इसके अलावा दो मैं चीजें आपको और बताऊंगा, नज का सिद्धांत और दूसरी चीज ओकल फॉर लोकल। इसको हमको अंग्रेजी में, पहला तो हमने ओकल लिख दिया हिंदी में, तो ओकल फॉर लोकल इन्होंने बनाया है, दो चीजें बनाई हैं। तो इसमें क्या है कि ओकल फॉर लोकल का मतलब एक स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। इसमें लोगों की इस भावना पर हिट किया जाता है कि अपने देश का विकास करिए, अपने देश की चीजों का इस्तेमाल करिए। तो ओकल मतलब बोलिए फॉर लोकल, अपने क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इंडस्ट्रीज, लोकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगे। जो अपने क्षेत्रीय उद्योग हैं उससे उनका डिमांड बढ़ेगा, इससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी, इससे जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं वो मजबूत हो पाएंगी। पहली चीज तो ये हो गई। अब नज का सिद्धांत क्या कहता है, नज का सिद्धांत ये कहता है कि जैसे आपके जो बड़े बड़े रोल मॉडल हैं, मान लीजिए हीरोज आपके रोल मॉडल हैं, तो उनको जो काम आप करता देखेंगे उसको आप कॉपी करेंगे, उससे हम अपनी इकोनॉमी को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं। ऐसा जो रिचर्ड थेलर हैं, जिनको इस पर पुरस्कार मिला है नोबल 2017 में, वो बताते हैं कि हम बहुत सारे हमारे जीवन में बजर्स होते हैं जो हमें बार बार कोई गलत या सही चीज करने के लिए ट्रिक करते रहते हैं। जैसे कि कोई एक सिगरेट पीने वाला चेन स्मोकर है, वो गया, अब कहीं सिगरेट का जलता हुआ धुआं उसके नाक में गया, तो धुआं सूंघेगा, फिर वो कहेगा एक हम भी पी लें। ठीक इसी तरीके से कई सारी आदतें होती हैं जो आपने देखा कहीं पर और आप उसको कॉपी करने लगे। जैसे कोई मान लीजिए चेस खेलने का बहुत शौकीन व्यक्ति है, तो क्या करेगा, उसने किसी को चेस खेलते देखा तो उसके दिमाग में आएगा कि चलो एक मैच हम भी खेल लें। ठीक इस तरीके से आपके जो रोल मॉडल्स हैं, जैसे कि लोग धर्म से और अपनी जाति से ज्यादा जुड़े होते हैं, तो यदि हम ये कहेंगे कि चलिए कोई आदमी है आपका धर्मगुरु, वो आपसे कहेगा कि आप अपने घर की सफाई रखिए, तो आप अपने घर की ज्यादा सफाई रखेंगे। ये नज का सिद्धांत है कि हम आपकी आजादी भी इसमें नहीं छीन रहे हैं, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं हम कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा या आपको पनिशमेंट दे दी जाएगी। लेकिन हम इस तरीके से आपको, बिना आपको बताए, इस तरीके से आपके दिमाग में एक बात डालेंगे, जैसे कि कई बच्चों के दिमाग में बात पड़ी हुई है कि बिल्ली अगर रास्ता काट देगी तो फिर उस रास्ते पर नहीं जाना है। बचपन से ही बात दिमाग में डाल दी गई है, तो ये बात उनके दिमाग में इस तरीके से पड़ी हुई है कि अब जब बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो उस रास्ते पर वो नहीं जाएंगे। इसी तरीके से हम आपके दिमाग में कोई बात डालते हैं, आपका एक फेवरेट सेलिब्रिटी कहता है कि आइए देश को साफ करते हैं, और देश को साफ करता है झाड़ू लगा के, तो आप ये सोचते हैं कि हमें भी इस तरीके से करना चाहिए और आप उस चीज़ को फॉलो करने लगते हैं। जैसे कि आपने प्रचार में देखा होगा कि बिमल का किसी ने ऐसे बिमल खाया और कहा कि बिमल ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, जैसे कि प्रचार आपने देखा ही होगा, तो आपको लगेगा कि वाह बिमल खाना कितना बढ़िया चीज़ होगा। इसी तरीके से हेल्दी एक्टर है, आपने उसको देखा कि वो सफोला का तेल खा रहा है, तो आप सोचेंगे यार सफोला का तेल खाओ तो बढ़िया रहेगा। इन सारी चीजों को कहते हैं नज का सिद्धांत। ऐसे ही आपके पास अगर कोई डिफॉल्ट है उसको हम बदल दें, मतलब मान लीजिए पहले आप के पास स्कूल नहीं थे, ठीक है, तो आप अपने यहाँ के जो बच्चे थे उनको स्कूल नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन अब हमने स्कूल दे दिया आपको बार बार रिमाइंडर भी दे रहे हैं, आपको बार बार याद दिला रहे हैं कि आपको बच्चों को स्कूल भेजना है, तो आप स्कूल भेजेंगे। इसी तरीके से कई सारे नीतियां हमारे यहाँ चलाई गई हैं, जैसे कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ या स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन, तो इन सारी चीज़ों को चलाया गया है, इसमें काफ़ी सफलता हासिल हुई है। इस तरीके से भारत में आपने देखा कि नॉर्मेटिव प्लान्स को भी लगाया गया और उसमें सफलता भी पाई गई। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।
तो जल्दी हमने ख़त्म कर दिया। एक बात तो लास्ट में कहनी थी वो मैंने बताया ही नहीं, तो बात मैं पहले बता देता हूँ। तब अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि एक बात हम डिस्कस करेंगे, प्लान का क्या मतलब होता है। लास्ट में एक मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। प्लान का मतलब होता है, पहली चीज जो है, आपके पास कोई एक लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी चीज आप देखेंगे आपके पास संसाधन क्या है, ठीक। लक्ष्य आपके पास आ गया, संसाधन आपका आ गया। तो संसाधन मतलब आपका वर्तमान, संसाधन के साथ आप यहां पर खड़े हैं, लक्ष्य आपका ये है। फिर आप एक रास्ता बनाते हैं इस लक्ष्य पे पहुंचने का, ठीक। तो अभी आप वर्तमान में आपके पास संसाधन क्या है, आपके पास है लगभग 100 दिन, और आपका लक्ष्य क्या है, IAS, प्लस आपके पास किताबें वगैरह हैं। अब आपको ये किताबें, ये सारी किताबें, अब हम मुख्यतः कुछ किताबों का नाम बताएंगे। अगर आपने अभी तक पढ़ना नहीं शुरू किया है तो लक्ष्मीकांत और घटना चक्र, भूगोल की, या फिर इसके जगह पर आप NCERT भूगोल की आप यूज कर सकते हैं। तो इसे आप डिसाइड करिए कि ये दोनों चीजें आपको कैसे करनी है, ठीक है। कबर 60, आपके पास 100 दिन बचे हैं इसमें, ठीक है। तो 100 दिन के लिए आप मत बनाइए, बल्कि स्टैटिक ये दोनों किताबें आपको खत्म करनी है कितने दिन में, 40 दिन में। यानी आप मान लीजिए 30 मार्च का आप टारगेट रखिए कि ये है आपका 30 मार्च। 30 मार्च तक आपके क्या है, लक्ष्मीकांत और आपकी NCERT जियोग्राफी की या घटना चक्र जियोग्राफी की आप चाहते हैं खत्म हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आप एक प्लान बनाइए, एक प्लान बनाइए कि आपका कवर हो। और यही मैं आपको आखिरी चीज बताना चाहता था, प्लानिंग के बारे में आज आपने पढ़ा है तो उसका आप उपयोग कीजिए और एक प्लान बनाइए और इसको पूरा भी कीजिए 30 मार्च तक। तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।